हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है जैव विविधता के उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं। तो जैव विविधता के उपयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से चीजों को जो है आप समझ सकते हैं। जैव विविधता के जो उपयोग है, पहला उपयोग भोजन और उन्नत किस्मों के स्रोत में, जैसे नई फसलें, उन्नत किस्मों की फसलें। इसके बाद जैव विविधता के जो उपयोग हैं दवाओं और औषधियों में भी होता है, जैसे कुनैन, टैक्साल, बोटानोकेमिकल्स और मॉर्फिन। जैव विविधता के उपयोग में सौंदर्य परक लाभ भी है, जिसमें पर्यटन, पालतू जानवर और साहित्य रचना आता है। इसके बाद सांस्कृतिक लाभ भी है, जैसे धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव। जैव विविधता के उपयोग में पारितंत्र सेवाएं भी आते हैं, जो कि अपशिष्ट का पुनःचक्रण है, जल संरक्षण है, मृदा निर्माण है, मृदा अपरदन की रोकथाम है, पोषण चक्रण है, सस्य परागण, जलवायु नियंत्रण वनों और सागरों के द्वारा। और लास्ट है जैव विविधता के उपयोग में प्राकृतिक संतुलन। ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आईयूसीएन। इसको भी कवर कर लेते हैं। आईयूसीएन देखिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। आईयूसीएन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डेटा बुक में होती है। ध्यान रखिएगा, जो आईयूसीएन है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। आईयूसीएन सूची के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। तो चलिए आईयूसीएन सूची के मुख्यतः लाभ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आईयूसीएन सूची के जो पहला लाभ है वह आपका जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। इसके बाद है स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेखन करना और जैव विविधता के ह्रास के लिखित सूची का निर्माण करना। ये सभी आईयूसीएन सूची के लाभ हैं। जून 2012 में आईयूसीएन के द्वारा 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची जो है जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। इस सूची में सोन चिड़ैया जो है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इसके बाद साइबेरियन सारस, सलेटी टिटहिरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन गधा संकट के नजदीक, और जबकि लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तो याद रखिएगा कौन किस श्रेणी में शामिल है। कावेरी नदी में महासिर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती है, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाव चीटीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल के खाड़ी में और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड के श्रेणी में शामिल है। ध्यान रखिएगा, जो इरावदी डॉल्फिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है,
प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी साइट्स, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का जो है एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। दूसरा कथन है आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलता है या चलाता है। साइट्स जो है उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। बताइए इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि आईयूसीएन जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। पहला कथन गलत है जबकि दूसरा और तीसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन के द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित की जाती है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। पहला है जीव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की सूची। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए संरक्षित स्थलों की सूची। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सिर्फ दूसरा जो स्टेटमेंट है सही है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित संगठन है? रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित संगठन है? तो सही जवाब है आईयूसीएन से संबंधित संगठन है। क्वेश्चन नंबर 4 है रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है आईयूसीएन के द्वारा। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आईयूसीएन के द्वारा। रेड डेटा बुक का प्रकाशन आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। 5 नंबर क्वेश्चन है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? तो सही जवाब है रेड डेटा बुक में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डेटा बुक में होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? सही जवाब है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 7 नंबर प्रश्न है रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, सही जवाब होगा विलुप्त प्राय प्रजातियों के। रेड डेटा बुक में किसके आंकड़े सम्मिलित हैं? तो लुप्त प्राय प्रजातियों के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई वन गधा जो है ये संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए 2012 में आईयूसीएन के द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। इस सूची में सोन चिड़ैया, जिसे महान भारतीय सारंग या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इनको साइबेरियन सारस को, स्लेटी टिटहिरी,
ये सभी जो है अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। वहीं कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन गधा संकट के नजदीक श्रेणी में, और जबकि लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है, अति संकटग्रस्त किस्म का है? कौन सा वो पक्षी है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष नहीं देखा गया हो? किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष नहीं देखा गया हो? सही जवाब है 50 वर्ष से वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया हो तो वह विलुप्त माना जा सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य प्राणी, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं दिया गया है। जैसे नीले मीन पक्ष वाली महासीर, यह कहां पे मिलती है? इरावदी डॉल्फिन कहां पे मिलती है? मोरचाग, रस्टी, चितीदार बिल्ली, यह कहां पाई जाती है? तो दिया गया है जो नीले मीन पक्ष वाली महासीर जो है कावेरी नदी में है, कावेरी नदी में मिलती है। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में। मोरचाग चितीदार बिल्ली का जो स्थान है वो पूर्वी घाट है। देखिए, इसमें सही जवाब होगा 1 यानी 1 पहला और तीसरा। इरावदी डॉल्फिन जो है चंबल घाटी या चंबल नदी में नहीं मिलती है, तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन पहला और तीसरा। इरावदी डॉल्फिन कहां मिलता है आपको मालूम है? कावेरी नदी में महासीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली और नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाग चितीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों जैसे श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है और इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल के खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और इस तरह से केवल कथन पहला और तीसरा सत्य है। इसके बाद है जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियां। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी पर इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है वहां से भी आप हमें मतलब संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।